हीलियोस एयरवेज फ्लाइट 522, एक खामोश मौत। आज हम बात करने जा रहे हैं एविएशन की तारीख की एक इंतहाई दिल दहला देने वाले हादसे की, हीलियोस एयरवेज फ्लाइट 522। ये कहानी सिर्फ एक प्लेन क्रैश की नहीं, बल्कि एक छोटी सी गलती, एक स्विच और इंसानी जहन की कमजोरी की कहानी है। इस कहानी में जान का जिक्र है, इसलिए अगर कोई सेंसिटिव है तो बेहतर है यहीं रुक जाए। कहानी शुरू होती है 13 अगस्त 2005 को। 13 अगस्त 2005 को हीलियोस एयरवेज का बोइंग 737-300 एक नॉर्मल फ्लाइट के बाद सिप्रस लैंड कर रहा है। कैबिन क्रू ने नोटिस किया कि रियर डोर के पास अजीब आवाज़ें आ रही हैं और डोर की सीलिंग जमी हुई सी लग रही है। ये प्रेशराइजेशन प्रॉब्लम की निशानी होती है। मेंटेनेंस इंजीनियर्स को बुलाया गया। रात के वक्त एयरक्राफ्ट का प्रेशराइजेशन टेस्ट किया गया। इस टेस्ट के लिए कॉकपिट में प्रेशराइजेशन मोड सेलेक्टर को ऑटो से मैनुअल पर स्विच किया गया। टेस्ट के बाद कहा गया कि सब कुछ नॉर्मल कर दिया, लेकिन असल में ये स्विच वापस ऑटो पर कभी गया ही नहीं। 14 अगस्त 2005 सुबह का वक्त, सुबह 5 बजे फ्लाइट क्रू ब्रीफिंग के लिए मिला। कैप्टन 59 साल का कैप्टन 59 साल का 16,000 आवर्स का तजर्बा, फर्स्ट ऑफिसर 51 साल का 7,000 आवर्स का एक्सपीरियंस। दोनों बहुत एक्सपीरियंस थे, लेकिन एक्सपीरियंस हमेशा गलती से नहीं बचाता। प्री फ्लाइट चेक किए, चेकलिस्ट पढ़ी गई, लेकिन प्रेशराइजेशन सेलेक्टर जो मैनुअल पर था, किसी ने नोटिस ही नहीं किया। चेकलिस्ट को सिर्फ जुबान से दोहरा दिया गया, देखा नहीं गया। टेक ऑफ 6 और 7 सुबह के टाइम हुआ। फ्लाइट 522 टेक ऑफ कर गई, सब कुछ नॉर्मल। प्लेन आहिस्ता आहिस्ता क्लाइम करता रहा, लेकिन कैबिन के अंदर प्रेशर बिल्ड ही नहीं हुआ। 10,000 फीट पर कैबिन एल्टीट्यूड वार्निंग का अलार्म बजा। मसला ये था, ये वार्निंग बिल्कुल टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वार्निंग जैसा ही सुनाई देता है। कैप्टन समझा कि ये कोई गलत वार्निंग है। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी कदम ऑक्सीजन मास्क पहनना, लेकिन उन्होंने ऑक्सीजन मास्क उठाया ही नहीं, और यहाँ से क्रू हाइपोक्सिया का शिकार होना शुरू हो गया। गलत फैसले, गलत समझ, क्योंकि हाइपोक्सिया के अंदर आपकी सोचने की एबिलिटी और फैसले लेने की एबिलिटी बहुत कम हो जाती है। कैप्टन एयरलाइन के इंजीनियर को कॉल की, कहता है टेक ऑफ वार्निंग आ रही है, इक्विपमेंट कूलिंग का मसला लग रहा है। इंजीनियर ने पूछा प्रेशराइजेशन सिलेक्टर ऑटो पर है? इस सवाल का जवाब नहीं आया। 620 पर प्लेन 28,900 फीट पर है। इसके बाद कॉकपिट से कोई आवाज़, कोई एक्शन, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। क्रू अब बेहोश हो चुका था। कैबिन का हाल, पैसेंजर ऑक्सीजन मास्क गिर गए। ये सिर्फ 12 मिनट्स की ऑक्सीजन देते हैं कि इससे पहले पहले प्लेन वैसे ही अपनी हाइट से नीचे आ जाता है, जहाँ पे नेचुरली आपको ऑक्सीजन मिल जाती है। लेकिन ये साइड पे थे कि यहाँ पे इनको प्रेशराइजेशन सिस्टम, यानी कि प्लेन के अंदर ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, और प्लेन कभी नीचे ही नहीं आया। ऑक्सीजन ख़त्म होना शुरू हो गई। सिर्फ कुछ कैबिन क्रू के पास पोर्टेबल ऑक्सीजन थी। खामोश प्लेन ऑटो पायलट पर 34,000 फीट पर एथेंस की तरफ उड़ता जा रहा था। एयर ट्रैफिक कंट्रोल बार बार कॉल कर रहा है, कोई जवाब नहीं आ रहा। F-16 फाइटर जेट स्क्रैम्बल किए गए। पायलट्स कॉकपिट में देखे गए। फर्स्ट ऑफिसर सीट पर झुका हुआ है, कैप्टन सीट खाली। कैबिन में लोग ऑक्सीजन मास्क के साथ बेहोश। आखिरी कोशिश 8:48, तकरीबन 2 आवर्स एंड 41 मिनट्स बाद फाइटर पायलट्स ने देखा, एक शख्स कॉकपिट में आया। एक कैबिन क्रू का मेंबर था, जो पायलट भी था। वो ऑक्सीजन पहनकर प्लेन संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस टाइम पे बहुत देर हो चुकी थी। इस फ्लाइट का फ्यूल ख़त्म हो गया था। एक इंजन बंद, और फिर दूसरा। मेडे मेडे मेडे, आखिरी अल्फाज। प्लेन हिल्स में क्रैश हो गया। 121 लोग, कोई जिंदा नहीं बचा। इन्वेस्टिगेशन का नतीजा और फाइनल रिपोर्ट्स के मुताबिक डायरेक्ट कॉज प्रेशराइजेशन सिलेक्टर का मैनुअल पर रह जाना, बड़ी गलतियां, चेकलिस्ट ठीक से फॉलो नहीं की, वार्निंग साइन की गलत पहचान, ऑक्सीजन मास्क फौरन ना पहनना, contributing factors, weak airline management, poor CRM, crew resource management, ट्रेनिंग और प्रोसीजर्स की कमी। इस हादसे के बाद वार्निंग सिस्टम्स चेंज किए गए, ट्रेनिंग इम्प्रूव हुई, चेकलिस्ट ज़्यादा क्लियर बनाई गई, और एविएशन इसके बाद और ज़्यादा महफूज हो गई। ये हादसा हमें यह सिखाता है, एविएशन में छोटी सी गलती भी कीमत मांगती है।
प्रोसीजर्स लिखने के लिए नहीं होते, फॉलो करने के लिए होते हैं। और हर एक्सीडेंट चाहे कितना ही दर्दनाक क्यों ना हो, अगर उसे सीखा जाए तो वो जिंदगियां बचाता है।